हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अब नीट बायोलॉजी की बात करें तो कितना कन्फ्यूजन रहा था कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी या आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनीवे मैं आज वो बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराने वाली हूँ, कवर करवाने वाली हूँ विद क्वेश्चंस, जो है रेड डेटा बुक। ये आपका इकोलॉजी वाले यूनिट में आता है। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपने बच्चे इस चैप्टर में रेड डेटा लिस्ट जरूर पढ़ा होगा, लेकिन रेड डेटा बुक नहीं पढ़ा। बट हमें ये कवर करना है और जो चीज थोड़ी नई है ना, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी, हम बच्चों को ये पढ़ाते थे, रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन देते कि कौन सी कैटेगरी है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपको याद रखने हैं, कौन से इंडेंजर्ड है, कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब उसी नॉलेज को मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, और मैं आपको प्रूव करने वाली हूँ कि इस टॉपिक से पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं, बहुत पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर वी स्टार्ट, क्या आपको सिर्फ एक ही टॉपिक मास्टर करना है? आपको पूरी की पूरी बायो मास्टर करनी है? उसके लिए प्लीज ज्वाइन माय 45 डेज क्रैश कोर्स, जहां पे हम बायो को बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ कि जैसे बायो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की लाइन को लेके एक एक लाइन को मैं क्लियर करती जा रही हूँ। आप मेरे साथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चे, एंड आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स भी मैं कवर करवा रही हूँ, जैसे कि ये है ना, पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं मेरे साथ प्रैक्टिस, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बच्चे, जो भी बच्चे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते हैं, बता के जाना द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। डीपीपीज आपको मिल रही है। मॉक टेस्ट आपका आज होने वाला है शाम को 6 बजे, उसमें सब अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, लिंक में यहाँ पे शेयर कर दूंगी। ओके बच्चों, अब एक और चीज मैं बता देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द रेड डेटा बुक, इज दैट कि अगली यूनिट जो हमारी होगी दैट इज गोइंग टू बी इकोलॉजी, क्योंकि वो यूनिट ऐसी है जिससे आप बहुत ज्यादा भागते हो, बहुत ज्यादा कतराते हो। तो मुझे पहले वही चीजें खत्म करनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हाय हाय ये प्लांट फिजियोलॉजी, हाय हाय इकोलॉजी, हाय हाय। तो 50 नंबर हम 3 दिन में हासिल करने वाले हैं। हर एक बच्चा, पूरा का पूरा सारे सेशन लग चुके हैं, हर एक बच्चा मुझे लिख के जाएगा, मैम आई एम डॉक्टर प्रिया, मैम आई एम डॉक्टर राहुल, जो भी आपका नाम है, और आप लिखेंगे आई विल विन, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। यस, ओके बच्चों, ठीक है। और देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इकोलॉजी में अपना एक चैप्टर अब कट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी द टोटल वेटेज ऑफ द यूनिट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। यूनिट में से कोई डिडक्शन नहीं होने वाला है, उसके क्वेश्चन जितने आते थे उतने आएंगे। और तुम्हें देखो जरा 11, 13, 12, 11, 12 है ना, 5 साल का अगर तुम एनालिसिस देखते हो तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा ये यूनिट है। लगभग मैं बोलूं तो 50 नंबर आपके यहाँ से कहीं गए नहीं है ना। ये आपका पूरा मैंने सेशंस लगा दिए हैं। हम कब शुरू करेंगे? 20 से शुरू कर देंगे। 20, 21, 22 को हम चैप्टर्स खत्म कर देंगे, 3 हैं, और 23 तारीख को मैं महा प्रैक्टिस सेशन लेने वाली हूं अपने क्वेश्चंस का, ठीक है जी। चलो बच्चों, और स्पेशल क्लास आपकी 9 बजे होंगी, कहाँ पे? अनअकैडमी की ऐप पे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेड डेटा बुक। अब ये रेड डेटा बुक होता क्या? ध्यान से सुनना आप हर एक चीज को। रेड डेटा बुक ना एक डॉक्यूमेंट है जो एक स्टेट रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, एक कंट्री मेंटेन कर सकता है, ठीक है, एक नेशन मेंटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं उस चीज का रिकॉर्ड, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फंगाई हो सकता है। हमें रिकॉर्ड चाहिए कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, हमें रिकॉर्ड चाहिए कि उस स्पीशीज में से इंडेंजर्ड कितनी है, कितनी का ऐसा नंबर हो चुका है जो बहुत ही कम हो चुका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इन सब टर्म्स का मतलब मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। कितनी ऐसी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कितनी ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिनको स्पेशल कंजर्वेशन की जरूरत है। सो दैट इज व्हाई वी आर मेंटेनिंग दिस डेटा, जिसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। ओके, तो इसमें हमें सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, प्लांट हो, एनिमल हो या फंगाई हो, सबका हमने इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि कौन सा आपका जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, कौन सा कगार पे है एक्सटिंक्ट होने के, एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो रेड डेटा बुक है, आपकी किताब सिर्फ ये वाली बात हमें जरूर बता देती है कि जो रेड डेटा बुक है या फिर जो रेड डेटा लिस्ट है वो कौन मेंटेन करता है, कौन पब्लिश करता है? IUCN, विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी है, बाद में ये भी ऐड हो गया था। ओके जी, यही है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1965। दिस इज इंपॉर्टेंट,
इस पे पहले क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है। चलो, और ये किस लिए है बच्चे, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द सूटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे काम कर रहा है कि हमें नेचर को कंजर्व करना है और इस तरह से हमें नेचर को अगर यूज भी करना है रिसोर्सेज को तो एक सस्टेनेबल वे में यूज करना है। ये बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे क्वेश्चन बनते थे वो ये है, यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज मिलेंगी। जो रेड डेटा बुक है उसने जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगाई है, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कुछ 9 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या कैटेगरीज थी बच्चे, देखो, कुछ अपनी स्पीशीज कैसे थी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी जो कि अब खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर खत्म हो चुके हैं ना, है ना, तो जैसे कि जो अब खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि जो हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ते हैं, डोडो पढ़ते हैं, दैट इज एक्सटिंक्ट, राइट। तो वो हो गई आपकी एक्सटिंक्ट। अब एक और टर्म थी बच्चे, एक और कैटेगरी थी, दैट वाज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। मतलब माने कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट था ना वाइल्ड, वहां पे वो एक्सटिंक्ट है, लेकिन हमने उसको बचा लिया। हमने उसको बचा के कहाँ रखा है, कैप्टिविटी में रखा हुआ है। मतलब शायद मैंने उसको जू में रखा हुआ है, शायद मैंने उसको किसी और कंजर्वेशन के प्रोग्राम में रखा हुआ है, करेक्ट। लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे अब नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। जैसे राइनोसॉर्स है ना, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि उनको हमने कहाँ रखा हुआ है, उनको एक बढ़िया से कंजर्वेशन वाले एरिया में रखा हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू कंजर्व दोज राइनो के स्पीशीज, है ना। चलो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात मैं करूँ तो ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो वाली स्पीशीज है बच्चे जिनका पॉपुलेशन 80 से 90% तक डिक्लाइन हो चुका है पिछले 10 साल में। याद रखिएगा, जिनका पॉपुलेशन 80 से 90% तक डिक्लाइन हो चुका है पिछले 10 साल, हम पिछले 10 साल की बात करते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिक्लाइन, दैट मीन्स हमें इनको बहुत ज्यादा इनके ऊपर गौर रखने की जरूरत है। या फिर बच्चे दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इनकी जो स्पीशीज का नंबर है, इनके जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ 50 रह गए। इमेजिन करो कि इंसान सिर्फ 50 ही इंसान रह जाए, तो हम क्या बोलेंगे, जो इंसान है वो कैसी हो गई स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई, राइट। चलो, देन यू हैव एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड कौन सी होती है, जिनके 10 साल में, पिछले 10 साल में 50 से 70% पॉपुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। 50 से 70% पॉपुलेशन खत्म हो गई। या फिर बच्चे दूसरा जो पैरामीटर है आप ये ले सकते हैं कि 250 ही लोग रह गए हैं उस पॉपुलेशन के, ठीक है। मान लीजिए एलिफेंट, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, ठीक है जी। एलिफेंट जो है आपका अफ्रीकन एलिफेंट की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दे रही हूं सिर्फ, कि हमने ये देखा कि उसके सिर्फ 250 इंडिविजुअल रहेंगे, दैट मीन्स दैट इज एंडेंजर्ड। उसको हम क्या नाम देंगे, एंडेंजर्ड नाम देंगे। अच्छा, अगला देखो वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल ये क्या है, अगर किसी के 10 साल में 30 से 50% स्पीशीज गायब हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो गए हैं, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल स्पीशीज। एनीवे आई मीन, या फिर बच्चे आपके सिर्फ और सिर्फ 1000 इंडिविजुअल रह गए हो तो भी आप वही एलिफेंट का अगर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लगा दूं कि अगर सिर्फ हमारे पास 1000 ही एलिफेंट रह गए हैं, पिछले 10 साल का हमने डेटा देखा कि अब सिर्फ 1000 ही रह गए, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, वल्नरेबल बोल दूंगी। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, उस स्पीशीज को वल्नरेबल बोलूंगी। अगर सिर्फ आपके जो इंसान है वो 1000 रह गए तो मतलब हम क्या है, अब वल्नरेबल हैं। नियर थ्रेटन्ड बच्चे, नियर थ्रेटन्ड मतलब ये इस कैटेगरी में जल्दी चले जाएंगे, है ना। क्लोज टू बिकमिंग थ्रेटन्ड और मीट द क्राइटेरिया फॉर थ्रेटन्ड स्टेटस इन नियर फ्यूचर, ये इस कैटेगरी में जल्द ही जाने वाले, मतलब हम देख रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है जल्दी कम होती जा रही है। लीस्ट कंसर्न वो है जो बहुत ज्यादा है, बस भरे पड़े हैं, जैसे कि आई वुड से डॉग्स हैं, बिल्ली हैं, इनको किसी को कंसर्न ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। चलो, डेटा डेफिशिएंट क्या होता है, डेटा डेफिशिएंट वो होता है जिसका हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। मेरे को पता ही नहीं है कि भाई इनकी टोटल स्पीशीज ही कितनी है, तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि 10 साल से ये कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, है ना। तो वो है डेटा डेफिशिएंट, ठीक है जी। तो हमें पता नहीं है कि उसका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कितना रहेगा। नॉट इवेल्युएटेड, ये वो वाली कैटेगरी है जिसको IUCN इवेल्युएट ही नहीं करता, मतलब ये उसको इस लायक ही नहीं समझते कि हम इसको अपनी कैटेगरी में भी डालें। तो ये कैटेगरीज है, याद रखना किसके बेसिस पे हमने करा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वल्नरेबल, endangered, critically endangered, extinct in wild and extinct. These are the most important one. These are the most, and yes, near threatened भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। बाकी इन तीनों पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बता रही हूँ मैं, ओके जी। चलो,
अब देखो बच्चे, हमने कुछ कलर कोडिंग भी करी थी इसकी कि भाई अगर हमने क्या कहते हैं, अगर कहीं पे ब्लैक कलर का क्या मतलब है, ब्लैक कलर का मतलब है कि ये वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रेड का मतलब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ऑरेंज का मतलब था बच्चे एंडेंजर्ड, ठीक है। एम्बर का मतलब होता है वल्नरेबल स्पीशीज। व्हाइट का मतलब है रेयर है। ग्रीन का मतलब है आउट ऑफ डेंजर है, भाई इसको तो मतलब वही वाली लीस्ट कंसर्न वाली है, ठीक है। ग्रे का मतलब है वो स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर बट विद द लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। हमें ज्यादा पता नहीं है, हमें ये तो पता चल रहा है कि कम हो रही है इनकी स्पीशीज, लेकिन हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि कितने साल में कम हुई। याद करो, हमने साल से भी तो काउंट करा था कि इतने साल में ये इतना कम हो रहा है, तो वी डोंट नो। तो इसलिए हमने उसको ग्रे एरिया में रख दिया। ग्रे एरिया में हम वही चीज रखते हैं ना जिसके बारे में हमें ज्यादा तसल्ली नहीं होती कि हाँ ये किस लिए है, इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको ग्रे एरिया में रख लिया। अब बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट आर द एग्जाम्पल्स, और मैंने आपको सिलेक्ट करके बहुत इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल ही मैं आपको लर्न करवा रही हूँ जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप इससे ज्यादा कुछ भी मत करिएगा, सिर्फ इतना कर लोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है एंड द आंसर वाज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर आपको पूछ लिया तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, ठीक है। ओके देन बच्चे, अगर आपका क्वेश्चन आ गया एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया पे, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया पे, तो कुछ प्लांट है आपके जैसे कि पोडोफाइलम, ठीक है जी। अब ये जो पोडोफाइलम है ये आपका एक मेडिसिनल प्लांट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पास क्या है, पोडोफाइलोटॉक्सिन होता है या फिर पोडोफाइलिन होता है इसके पास। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, दिस इज अ परगेटिव या फिर ये साइटोस्टैटिक है। परगेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल, मतलब पेट खाली करवा देगा, ऐसा कुछ समझ लो। साइटोस्टैटिक मतलब जो सेल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, इसका मतलब है ये एंटी कैंसरस हो सकता है ना। ओके, ऑर्नामेंटल भी है, ठीक है जी। जेनाइटल वॉर्ट्स एंड स्किन कैंसर्स को ट्रीट करता है, ये देखो साइटोस्टैटिक है तो कैंसर को ट्रीट करेगा। रेड पेंडा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेड पेंडा जिसको एल्यूरस फलगेंस बोलते हैं, एंड इसके साथ ही रिलेटेड एक आपका पाम है, पाम ट्री है विच इज नोन एज बेंटिकिया निकोबारिका, ठीक है, या फिर जिसको बेंटिक पाम भी बोलते हैं या फिर निकोबार पाम भी बोलते हैं, जिसके ऊपर ये फीड करता है। अब ये क्या है, दीज आर एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आपको 1 2 3 4 चीजें तो पक्का ही याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ठीक है। वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज क्या, पोडोफाइलम होगा। Which of the following pairs of an animal and a plant represent endangered organisms in India? तो ये तो मैंने बताया नहीं आपको, है ना। बेंटिकिया निकोबारिका एंड रेड पैंडा, दिस इज योर आंसर। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले पूछे जाते थे, इसलिए ऑफलाइन में हम करवाते थे बच्चों को। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पैंडा, क्या है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो सिर्फ इतना याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। और बाकी बच्चे ये कैटेगरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे t.me/Dr. गार्गी सिंह टेलीग्राम पे, यही है टेलीग्राम। इससे कम या ज़्यादा वाले वर्ड्स या कुछ भी नंबर है वो मेरा टेलीग्राम नहीं है, वहीं पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड आप सबको इकोलॉजी में बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको NCERT लाइन टू लाइन इकोलॉजी का करवाने वाली हूँ। डू नॉट मिस दैट। 50 नंबर आपके उस यूनिट से मिलने वाले हैं। और यार बायो को हल्के में लेके मत चलो, नहीं तो बायो तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देगी, फिर यार बहुत रिग्रेट करोगे। आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है बच्चे, आप तो कट ऑफ ही नहीं पूरा कर पाओगे, कट ऑफ आपका लेके बायो ही जाने वाला है, तो ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। ये करवा दिया मैंने। हाँ, और हमारा ऑल स्टार प्रो बैच अब आपको ये शुरू हो रहा है March 25 को, और अब आपको ये मिल रहा है बच्चे 1499 में, जब आप कोड यूज करते हैं गार्गी। सिमिलरली 26 के लिए मेरा बैच आ रहा है अर्ली नीव बैच, जिसके बच्चे प्लस का प्राइस ये है और आइकॉनिक का प्राइस ये है। 2 साल का कोर्स है आपका। एंड अर्ली प्रगति बैच मेरा आ रहा है 2025 के लिए, प्लस का प्राइस इज दिस एंड आइकॉनिक का प्राइस इज दिस, जब आप कोड गार्गी लगाएंगे, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल इन माई इकोलॉजी सेशंस।
और लिंक मैं यहाँ पे पिन करवा दूंगी। हर एक बच्चे को लाइक करना है, अटेंडेंस लगानी है, सो दैट प्लांट फिजियोलॉजी की तरह हम इकोलॉजी को भी रॉक कर दें। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर।